का खुलासा है। तीनों एक महत्वपूर्ण जैसे प्रकरण। पहला प्रकरण थाना खमारडीह का है, जो अपराध क्रमांक 118-25 धारा 304(2) और 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इस पूरे प्रकरण में राजीव नगर के पास मेन रोड में एक रौनक ज्वेलर्स करके शॉप है, ज्वेलरी दुकान। उस ज्वेलरी दुकान में 3 आरोपी आए और 3 आरोपी आकर के चैन खरीदने के बहाने चैन दिखाने को कहा, और जैसे ही दुकानदार चैन दिखा रहा था उसी दौरान इनके द्वारा 3 नग चैन को झपट करके वहां से फरार हो गए थे, जिसमें एक स्कूटी का उपयोग उनके द्वारा किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इसको विवेचना किए जाते हुए ACCU की टीम के द्वारा लगातार लगभग 70-80 किलोमीटर लगातार मेहनत करके इस प्रकरण का खुलासा किया गया। इस प्रकरण में यह वारदात करने के पूर्व आरोपियों के द्वारा 2 अन्य, जिसमें एक मोटरसाइकिल एम्स रायपुर के पास से और एक एक्टिवा दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से चोरी की गई थी। इस प्रकार इन आरोपियों के द्वारा 2 चोरी की घटना और 1 झपटमारी की जो घटनाएं हैं वो एक ही साथ कारित किया गया था। इस पूरे प्रकरण में ये आरोपीगण अंतर्राज्यीय महाराष्ट्र में गोंदिया और नागपुर के निवासी थे। योजनाबद्ध तरीके से इनके द्वारा वहां से ट्रेन से चल के दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतर के वहीं एक होटल में स्टे किए। वहां से रुकने के बाद में एक्टिवा को चोरी करके उस एक्टिवा के माध्यम से रायपुर आए। रायपुर में उसी एक्टिवा के माध्यम से अपना इस अपराध को घटित किया और जाते जाते उसके द्वारा एम्स रायपुर के पास से एक दूसरी मोटरसाइकिल को चोरी करके उस पर से फरार हो गए। आरोपियों द्वारा पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से जो दुर्ग से एक्टिवा चोरी की गई थी उस एक्टिवा को रायपुर में छोड़ दी गई थी, ताकि पुलिस अपने जांच में गुमराह हो और अपना फोकस दुर्ग के आसपास तक ही सीमित रखे। परंतु यहाँ लगातार इसमें मेहनत करते हुए CCTV कैमरे एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मदद लेकर के पुलिस के द्वारा खोजते हुए यहाँ से दुर्ग तक पहुँचे और वहाँ से महत्वपूर्ण क्लू मिला, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस पार्टी महाराष्ट्र नागपुर तक गई और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे प्रकरण में आरोपियों के द्वारा यहाँ से चोरी किए गए चेन को अपने एक ज्वेलर्स के एक शॉप है, हीरा गोल्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इसको अपने पिता के अकाउंट पर बेच दिया गया था और वहाँ पर से उसके पिता के अकाउंट पर पैसे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार उसके द्वारा 2 गोल्ड की चेन को हीरा कंपनी को बेचे गए थे, जिसको बरामद किया जाना शेष है। शेष एक अन्य जो एक चेन एक मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए उसके 3 आरोपी जो यहाँ घटना घटित करने के लिए आए हुए थे और एक आरोपी का पिता जो माल के डिस्पोजल करने में इनका सहायक रहा है। इस प्रकार 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे प्रकरण में थाना में इसमें अपराध क्रमांक 118/2025 धारा 304(2), 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। हीरा गोल्ड से शेष 2 गोल्ड की चेन है, उसके बिक्री के संबंध में वेरीफाई किया गया है, तो शीघ्र गिरफ्तार उस पर से जब्ती किया जाकर के आगे की कार्रवाई की और भी कई बार अभी इस के पूर्व ये पहले भी रायपुर आकर के रेकी किया जा करके 2 महीने 3 महीने पहले रेकी करके गए हुए थे। उस दौरान उनके द्वारा कोई अपराध घटित नहीं किया गया था, परंतु अन्य जिलों में भी इसकी सूचना दी गई है। अगर किसी जिले में इस प्रकार की वारदात के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो उनको अवगत कराया जाए। इनमें लोकल कॉन्टेक्ट नहीं, चूँकि पूर्व से इनके द्वारा रेकी किया जा चुका था। पूर्व 3-4 महीने पहले आकर के रायपुर की वे दुकानों के इनके द्वारा रेकी करके जा चुके थे, इसलिए पहले दुर्ग आकर के स्टे किया और रायपुर आकर के इसको वारदात को अंजाम दिया। एक अन्य प्रकरण है जिसमें राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले रात में
3/6/2025 के दरमियानी रात में एक युवती 6वें मंजिल से कूद करके जान दे दी थी। इस पूरे प्रकरण को पुलिस के द्वारा पूरे गंभीरता से लिया जाकर इसकी विवेचना की गई। इस पूरे विवेचना में किए जाने पर महिला के ऊपर दबाव बनाना, प्रताड़ित करना के कारण से महिला के द्वारा आत्महत्या पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इसमें अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो महिला जो मृतका थी, दिनांक 3/6/2025 को साहिल ड्रीम सिटी अमलीडीह में निवास करती थी और उसी रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे रात के आसपास 6वें मंजिल के ऊपर छत में जा कर के वहाँ से कूद करके उसके द्वारा आत्महत्या किया गया था। जांच पर पाया गया कि जसविंदर कौर इसमें वर्तमान में एक नीरज मजुमदार के साथ में रिलेशनशिप में थी। उसके पहले भी ये एक अन्य प्रशांत के साथ में रहना पाया गया और वर्तमान में प्रशांत भी किसी दूसरे लड़की के साथ में रिलेशनशिप में रहना पाया गया। इस पूरे प्रकरण में एक बड़ा सा कारण जो है लव ट्रायंगल और इस बीच में लगातार प्रताड़ना और घटना दिनांक को इसको साथ में मारपीट किया जाना, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना किया जाना पाया गया है। इस घटना के पहले जिस समय ये मृतका जो थी प्रशांत के साथ में जब रहती थी तो आपस में ये लोग कोई शॉप चलाते थे। उस दौरान भी इसके द्वारा कुछ बैंक लोन वगैरह भी लिया गया था। उसके कारण भी जो वर्तमान में जो प्रशांत अलग होने के बाद भी उसको उसके बैंक लोन पे करने के लिए लगातार प्रताड़ित करता रहा। घटना दिनांक को इन्हीं सब बात को लेकर के मृतका और एक अन्य लड़की के साथ में बाहर में भी काफ़ी गाली गलौज मारपीट की घटना घटित हुई थी। उसके उपरांत जो प्रशांत लांडे अपने अन्य साथियों के साथ में और अपने वर्तमान महिला साथी और उसके अन्य साथियों के साथ में एक साथ होकर के मोबाइल के माध्यम से कई बार प्रताड़ित किया गया और अंततः किसी उद्देश्य से कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा हुआ था, जिसके कारण से महिला प्रताड़ित होकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित होकर 6वें मंजिल से कूद करके अपना जान दे दी। इस पूरे प्रकरण को पुलिस के द्वारा पूर्णतः गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें आत्महत्या के लिए प्रेरित किए जाने की धारा 108 और 3(5) BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आगे की भी विवेचना किया जाए। हाँ, ये सभी जब पहले आपस में मारपीट हुआ था, जब इस घटना के लगभग आधा घंटा के पहले उस कॉम्प्लेक्स के बाहर रोड के पास में ये मृतका और एक इसके प्रशांत लांडे के महिला मित्र के बीच में काफ़ी मारपीट झूमाझटकी हुआ था और उसके बाद में ही इसको सबक सिखाने के उद्देश्य से सभी लोग इकट्ठे होकर के टेलीफोन से पहले और बाद में उस कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे थे और उसके उपरांत ही इसके द्वारा कूद कर घटना के दिन में राजेंद्र नगर थाने में कंप्लेंट करने गई थी 8:30 बजे के आसपास। उस दौरान उसके द्वारा इस घटना के संबंध में नहीं बताई गई। ये जरूर हुआ था कि उस दौरान भी अपने लोन एवं अन्य संबंधों में उसके द्वारा बताई जा रही थी और वहाँ से वापस आते के दौरान ही उसके साथ में मारपीट और झूमाझटकी की घटनाएं हुई थी और उसके उपरांत सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ तक गए थे और तब फिर और अधिक प्रताड़ित होकर के उसके द्वारा कूद करके युवती जो साथ में थी जिनकी भी अरेस्टी की गई, हाँ, वो क्या इसमें जो मृतका के पूर्व के जो साथी प्रशांत है उसकी वर्तमान में जो गर्लफ्रेंड है तो तन्नू करके नाम है, तो उसके साथ में दोनों लड़कियों के बीच में आपस में काफ़ी बाहर में मारपीट और झूमाझटकी बाल खींचने पटकने की घटनाएं हुई थी और उस बात से लेकर के और इनकी झगड़ा और विवाद गहरा, जिसके उपरांत सभी लोग इकट्ठे होकर के उसको सीख सिखलाने के उद्देश्य से वहाँ तक पहुँचे हुए। ये जो खुलासा हुआ है ये कोई सुसाइडल नोट छोड़ के गई है या नहीं? सुसाइडल नोट नहीं, इसके साथ में रहने वाले अन्य लड़कियों एवं अन्य लोगों से पूछताछ किए जाने और आसपास की परिस्थितियाँ
उसके मोबाइल कॉल डिटेल देखने के उपरांत इस पर निष्कर्ष पर पहुँचा गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी और कुछ लोग बचे हैं क्या? इसमें जो 8 लोग जो मौके पर थे उनकी गिरफ्तारी की गई है, इसकी विवेचना किया जा रहा है। अगर अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे तो गिरफ्तारी की जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 332 2025 धारा 296 315(2) 351(2) 35 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी के द्वारा एक रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट की घटना घटित की गई थी। पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। पुलिस को संभावना थी, अंदेशा थी कि ये घर में छिप करके रुका हुआ है। इसी अंदेशा पर से माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया जा करके पुलिस को द्वारा आरोपी के घर की डिटेल सर्चिंग की गई। इस तलाशी के दौरान पुलिस को ये सामने आप जो देख रहे हैं इसके अनुसार नकदी रकम 37,10,350 रुपये, सोने चांदी के आभूषण 734 ग्राम, चांदी के आभूषण 125 ग्राम, इसके अतिरिक्त 1 नग रिवाल्वर, 1 नग पिस्टल, 10 नग जिंदा राउंड एवं आवाजी कारतूस, और इसके अतिरिक्त उनके पास में ये 5 बड़े तलवार, ATM कार्ड, DVR, स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, ज़मीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर, और इसके अतिरिक्त एक 3 गाड़ियां जिसमें BMW कार, एक थार, एक ब्रेजा कार एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पूर्व से पुलिस को सूचना प्राप्त थी कि इसके द्वारा कर्जा या फिर ब्याज का धंधा अवैध रूप से संचालित किया जाता रहा है। प्राप्त जो जब्ती में जो प्राप्त हथियार के आधार पर थाना पुरानी बस्ती में एक आर्म्स एक्ट के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूचना के आधार पर जो आरोपियों के घरों से जो स्टाम्प पेपर और दस्तावेज, जिस पर खास करके चेकबुक और इतने सारे ATM और इनके इससे संबंधित पासबुक जैसे दस्तावेज और कर्ज देने के संबंध में रजिस्टर जो प्राप्त हुए थे, इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि मोटे ब्याज दर पर इसके द्वारा कर्जा दिया जाता था और इसके विरुद्ध में बहुमूल्य दस्तावेजों को रहन के रूप में रख लिया जाता था, जिस पर कई घर एवं संपत्ति हुआ करती थी। जब इसकी वसूली का समय आता था तो कई गुना ज़्यादा पैसा वसूली किया जाता रहा है, जिसमें इसके द्वारा बाहुबल का एवं अवैध हथियारों का प्रयोग भी किया जाता रहा है। इसी आधार पर पाया गया कि इसके घर के अन्य सदस्यों के नाम पर भी कई संपत्तियां एवं कई दस्तावेज रहन रखने के संबंध में दस्तावेज भी पाए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके ज़मीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए डराया धमकाया जाता था। इस आधार पर आरोपी रोहित सिंह तोमर, बीरेंद्र सिंह तोमर, दिव्यांश तोमर एवं अन्य के विरुद्ध में BNS की धारा 308 एक्सटॉर्शन की धारा है, संगठित अपराध की धारा 111(1) एवं कर्जा अधिनियम की धाराओं के तहत में
2 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अपराध क्रमांक 230 एवं 231/2025 के तहत में अभी इसमें जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं हमको, उस आधार पर अभी लोगों से पूछताछ किया जाना शेष है। इसमें कई अन्य लोग भी इसके द्वारा प्रताड़ित हुए जाने के श्रेणी में आएंगे, ऐसा मानना है। जिस प्रकार के आगे की विवेचना किया जाएगा, जो साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके आधार पर अन्य आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मामला अत्यधिक रकम के संबंध में, इतने सारे रकम के दस्तावेज के संबंध में प्राप्त हुए, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज को भी इसके संबंध में पृथक से सूचना भेजी जाएगी। वर्तमान में थाना तेलीबांधा में दर्ज अपराध के अतिरिक्त तलाशी के दौरान पाए गए अवैध हथियार एवं अन्य दस्तावेज, धमकी एवं अधिक ब्याज वसूली के संबंध में पाए गए दस्तावेज के आधार पर 3 अपराध थाना पुरानी बस्ती में काम किया जाकर विवेचना किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं और ये कार्रवाई को देखते हुए अब अन्य जो पीड़ित लोग हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि वो लोग भी आएंगे। कोई ऐसी शिकायतें आई है क्या सर? और ये जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद लगातार देखने को मिल रहा है सर, ये वीरेंद्र तोमर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, कल कुछ किए थे पाकिस्तान। सर, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? ये जो प्रयास है वो गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान ही सर्च वारंट प्राप्त कर तलाशी के लिया गया। उस दौरान ये सभी चीज़ें बरामद हुई है। पुलिस घटना के तत्काल बाद आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई है। शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी किए जाएंगे। सर, इसके साहूकारी लाइसेंस क्या अवैध है, पत्नी के नाम से चला रही है, तो क्या आप एक पत्र लिखा जाएगा? ऐसे 19-20 मामले आ चुके हैं, तो उसके निरस्तीकरण को लेकर के लिखा जाएगा, ये प्रावधान है? पहले भी इसके द्वारा अपने पास में जो लाइसेंसी शस्त्र के साथ अपराध घटित किया गया था, तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया था। इसमें भी अगर कर्जा एक्ट के तहत में किसी प्रकार का कोई उसके द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया होगा और हमको प्राप्त हो गया है कि उसके द्वारा कई गुना ज़्यादा ब्याज वसूली किया जा रहा है, तो उसको निरस्त भी किया जाएगा। वर्तमान में उसके घर से दिव्यांश तोमर, जो इसके रिश्तेदार में भतीजा लगता है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा भी इस अपराध में संलिप्तता होना पाया गया। अभी से आरोपी को संगठित अपराध में बनाया गया। संगठित अपराध में तो ये 3 अपराध हो गए और तेलीबांधा वाला चौथा हो गया, 4 अपराध है ना। और अभी इसमें लंबी लिस्ट है जिसके दस्तावेज हम लोगों को मिले हैं। उसमें हो सकता है जब लोगों को पता चलेगा कि उसके विरुद्ध में कार्रवाई हुई है, तो वो लोग भी, इसमें भी अभी कुछ प्रार्थी सामने आकर के अपना स्टेटमेंट नोट करा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे और प्रार्थी इस पर आकर के अपना स्टेटमेंट नोट कराएंगे, तो उसमें भी पृथक से अलग से अपराध पंजीबद्ध कर आगे कार्रवाई करेंगे। अभी आना शुरू हो गए सर? आना शुरू हो गए। DMW लेने पहुंच गए थे, बैंक का पैसा नहीं पटा। ज्यादा है, ऐसे में उन प्रार्थियों को सुरक्षा मिलेगी? भौकाल अगर फैला हुआ तो थोड़े दिन की बात है। भौकाल हाँ, ये जरूर है कि यह तो एक प्रकरण है। इस प्रकरण के अतिरिक्त भी हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर कहीं उनके द्वारा इस प्रकार का साहूकारी या अवैध कर्जा का कोई व्यवसाय किसी द्वारा किया जा रहा होगा और इस प्रकार के अवैध वसूली और धमकी देकर के वसूली की जा रही होगी, नियम के विपरीत जाकर के अधिक वसूली की जा रही होगी, तो इसकी सूचनाएं हम लोग तक दें लोग। इसके विरुद्ध में हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आपकी जो सूचनाएं दी जाएगी, तो अगर पीड़ित हैं, आप चाहेंगे तो नाम उजागर होगा, नहीं अगर चाहते कि आपका नाम उजागर ना हो, तो हम उसको गोपनीय तरीके से भी रख करके इनके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे, इनको सुरक्षा देंगे।